जय हिंद आप सभी को। ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि आर्मी की वैकेंसी आ चुकी है, उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो लग जाइए जोर शोर से अपनी तैयारी में और हमारे साथ अपनी तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा। चलिए तो आज शुरुआत करते हैं हम अगले टॉपिक्स की। पिछली क्लासेस में हमने आपको सिंड्रोम बताए थे जो कि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम से संबंधित थे। मैंने आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बता दिया था और मैंने आपको टर्नर सिंड्रोम भी बता दिया था। मैंने आपको डाउन सिंड्रोम भी बता दिया। बाकी के सिंड्रोम्स अब हम शुरू करते हैं। अगला जो सिंड्रोम है उसका नाम है पटाउ सिंड्रोम। चौथे नंबर का जो सिंड्रोम है उसका नाम है पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, हिंदी में भी इसको यही कहेंगे, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम होता है ये 13वें जोड़ी गुणसूत्र में जब ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी मतलब एक अतिरिक्त गुणसूत्र आकर जुड़ जाता है, तो इसी को कहा जाता है पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, कौन से नंबर के गुणसूत्र में जुड़ना है? 13वें नंबर के। लिख लेना आप। इसमें 13वें जोड़ी गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है। जुड़ने को कहा जाता है ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी हो जाती है तो इसी को क्या कहा जाता है? पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि इसमें पहला लक्षण जो होगा वो क्या होगा कि ऊपर का होंठ कटा हुआ होगा। ऊपर का होंठ कटा हुआ होगा। उंगलियां जो है वो 6 होगी। उंगलियां 6 होगी, चाहे हाथ की हो चाहे पैर की हो। शारीरिक व मानसिक थोड़ा कम, शारीरिक व मानसिक कमजोर। जो भी व्यक्ति होगा वो इस सिंड्रोम से ग्रसित होगा तो उसको ये सारे लक्षण दिखाई देंगे। क्या क्या होंगे? तो देखिए, ऊपर का जो होंठ होगा वो उसका कटा हुआ होगा, उंगलियां 6 होगी और शारीरिक या मानसिक तौर पर वो थोड़ा कमजोर होगा। तो ये पटाउ सिंड्रोम के कुछ लक्षण थे और मैंने आपको क्लाइनफेल्टर समझा दिया था, डाउन भी समझा दिया था, टर्नर भी समझा दिया था। पटाउ सिंड्रोम जो होता है ये लड़के लड़की दोनों में हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लेना कि यह महिला पुरुष दोनों में हो सकता है। दोनों में हो सकता है। ठीक है, महिला में भी हो सकता है और पुरुष में भी हो सकता है। तो ये कंप्लीट हो गया है आप लोगों का पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, अगला जो सिंड्रोम है आपका वो है केट सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया और डाउन सिंड्रोम भी हो गया। नेक्स्ट सिंड्रोम जो होगा आपका वो क्या होगा? केट सिंड्रोम। ठीक है, अगला सिंड्रोम है केट सिंड्रोम, ये 5th नंबर का है। केट सिंड्रोम, नाम से ही पता चल रहा है केट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो 5वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, इसमें 5वें जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी होना मतलब कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र का जुड़ना। जब ट्राइसोमी हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र उसमें जुड़ रहा है। तो केट सिंड्रोम में ऐसा ही होता है। लक्षण क्या होता है केट सिंड्रोम के? इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं कि बच्चे के रोने की आवाज जो होगी, बच्चे के रोने की आवाज बिल्ली के रोने के जैसी आती है। बिल्ली के रोने जैसी आवाज आती है।
बच्चे के जो रोने की आवाज होगी वो बिल्ली के रोने के जैसी आवाज होगी। और यह भी क्या होता है, यह भी महिला पुरुष दोनों में हो सकता है। यह भी महिला व पुरुष दोनों में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम महिला पुरुष दोनों में हो सकता है, पटाउ सिंड्रोम महिला पुरुष दोनों में हो सकता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो केवल पुरुषों में होता है। इसी प्रकार से जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो भी केवल महिलाओं में ही होता है। अगला जो सिंड्रोम है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और अगले सिंड्रोम का नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम, मैंने हिंदी में लिख दिया, चलो कोई ना। सिंड्रोम इंग्लिश में भी यही है, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होगा, तो देखो ये महिला पुरुष दोनों में हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिख लेना आप, यह भी महिला व पुरुष दोनों में हो सकता है, महिला व पुरुष दोनों में हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें 18वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है, 18वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसके अंदर मोनोसोमी हो जाती है, मतलब एक गुणसूत्र इसमें कम हो जाता है 18वें जोड़ी में। यहाँ लिख लेना आप, इसमें 18वें जोड़ी गुणसूत्र में मोनोसोमी हो जाती है। मोनोसोमी, मोनोसोमी यानी कि एक गुणसूत्र का कम होना, गुणसूत्र का कम होना। ठीक है, मोनोसोमी हो जाती है। ठीक है, तो ये महिला पुरुष दोनों में हो सकता है और इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, इसीलिए इसको मोनोसोमी कह सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि अगर पुरुष में एडवर्ड सिंड्रोम होता है तो पुरुष क्या रहेगा, स्टेराइल होगा, नपुंसक। इसी प्रकार से अगर महिला में ये वाला सिंड्रोम होता है तो महिला बांझ रहेगी। मतलब कुल मिलाकर इसमें प्रजनन क्षमता जो होगी वो कमजोर हो जाती है। लक्षण लिख लेना, पहला आप लिख लेना, प्रजनन क्षमता का कम होना, प्रजनन क्षमता का कम होना। प्रजनन क्षमता का कम होना। ठीक है, दूसरा लक्षण क्या होगा, पुरुष में अगर ये होता है, पुरुष कैसा होगा, नपुंसक होगा, नपुंसक। और महिला क्या होगी, महिला बांझ होगी। महिला में अगर ये हो गया है तो महिला बांझ हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे सिंड्रोम कंप्लीट हो गए हैं जो कि गुणसूत्रों से संबंधित है। गुणसूत्रों से संबंधित कुछ अन्य बीमारियां भी होती है, जैसे कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक डिसीज है। थैलीसीमिया, थैलीसीमिया भी एक जेनेटिक डिसीज है। फिनाइलकीटोनुरिया ये भी एक जेनेटिक डिसीज है, इसके अंदर लिंकेज हो जाता है। लिंकेज मतलब कोई जो गुणसूत्र होता है वो लिंक्ड हो जाता है या कोई अदर एलिमेंट उसमें लिंक्ड हो जाता है, कुछ भी एंजाइम प्रोटीन वगैरह उसमें लिंक्ड हो जाता है, उसको लिंकेज कहा जाता है। तो लिंकेज डिसीज जो होती है फिनाइलकीटोनुरिया होता है। फिनाइलकीटोनुरिया अगर आम भाषा में हम कहें तो आप लोग ऐसे बच्चे देखे होंगे आप लोगों ने, या ऐसे कुछ लोग देखे होंगे जो बिल्कुल भूरे भूरे से दिखाई देते हैं, जिनको आप लोग सूरजमुखी कहते हैं, है ना, वही फिनाइलकीटोनुरिया होता है। उसके अंदर क्या होता है कि मिलेनिन नाम का जो पिगमेंट होता है वो जो हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करवाता है वो उसमें नहीं बनता है, जिसकी वजह से जो भी व्यक्ति होगा, जो भी बच्चा लड़की जो भी होगी वो बिल्कुल एकदम भूरे रंग की होगी, उसके बाल भी ऐसे भूरे भूरे रंग की होगी, आंखों के पलकों के बाल भी ऐसे होंगे व्हाइट व्हाइट कलर के, और पिंक होठ जो होंगे वो बिल्कुल पिंक कलर के होंगे। ठीक है, तो उसको कहा जाता है फिनाइल कीटोनुरिया। तो ये सारी बीमारियां भी होती है जो कि इससे संबंधित है। वैसे जो आपको एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है आर्मी के एग्जाम में, वो ज्यादा क्या पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड और टर्नर, ये सिंड्रोम सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं आर्मी की। ठीक है, ये गुणसूत्रों से संबंधित थे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हम क्या करेंगे, ये तो सारा गुणसूत्र से संबंधित हो गया। ठीक है, केंद्रक होता है हमारी कोशिका का, केंद्रक के अंदर ही डीएनए आरएनए होते हैं, और केंद्रक के अंदर जो उपस्थित होते हैं डीएनए आरएनए, उसी के माध्यम से हम जेनेटिकली
जो भी सिम्पटम्स होते हैं मदर और फादर के, वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, सिम्पटम्स यानी कि जो भी लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षण, कि पिता में ये लक्षण है तो वो डीएनए के माध्यम से ही बच्चे में जाएगा, माता के ये लक्षण है तो वो डीएनए के माध्यम से ही बच्चे में जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि महिला में केंद्रक के अलावा किस अंग में डीएनए पाया जाता है? तो महिला की माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। ठीक है, महिला के माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर आप अलग से लिख लेना नोट डाल के, या यहीं लिख देती हूँ थोड़ा मूव करके मैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ये। नोट डालकर आप लिख लेना कि महिला के माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है? डीएनए होता है। महिला के माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं हम सेल के अदर पार्ट्स की तरफ। ठीक है, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में शुरुआत की थी केंद्रक से ही, और केंद्रक के बारे में मैंने आपको बता दी है सारी की सारी चीजें। अब हम वैसे अगर देखा जाए तो कोशिका को दो तीन तरीके से विभाजित किया गया है। सबसे पहले ऊपर का कवर होता है, ऊपर के कवर में झिल्ली होती है और भित्ति होती है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, उनके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। शायद झिल्ली मैंने पढ़ा दी है, और कोशिका भित्ति फिर से रिवाइज करवा देते हैं। कोशिका झिल्ली, सबसे पहले बात आती है कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली, इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, यह जंतु व पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, ये जंतु कोशिका में भी होती है और ये पादप कोशिका में भी होती है। सेकंड पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है सुरक्षा देना। इसका कार्य कोशिका की सुरक्षा करना। कोशिका की सुरक्षा करना। ठीक है, कोशिका की सुरक्षा करना इसका कार्य होता है। कि मान लो हमारी कोशिका है, उस कोशिका के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई बाहर वाला कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह एंटर करेगा, तो सबसे पहले उसको कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति से ही होकर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अंदर एंटर कर पाएगा। तो इनसे सुरक्षा करने का काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, हमारे शरीर में कोशिका झिल्ली होती है, पर हमारे शरीर में कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है बहुत ही कठोर सा भाग होता है। क्या हमारी स्किन कठोर है? नहीं है, हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। और सॉफ्ट है मतलब क्या है? हमारे शरीर में कोशिका झिल्ली है, बिल्कुल पतली सी हमारे स्किन के ऊपर लेयर होती है, और यही लेयर क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या हो गया? कोशिका की सुरक्षा करना या कोशिकांगों की सुरक्षा करना। कोशिकांग जितने होते हैं उन सभी की सुरक्षा करना भी इसका कार्य होता है। बनी किसकी होती है ये? तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन का मतलब होता है लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, आप यहाँ पर हाईलाइट करके लिख लेना, लिपिड। लिपिड का मतलब होता है वसा। लिपिड या वसा प्लस प्रोटीन, इसकी बनी होती है ये। कोशिका झिल्ली जो होती है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, ये पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होती है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य को कहा जाता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल। ठीक है, अर्ध पारगम्य को क्या कहा जाता है?
सेमी परमिएबल कहा जाता है। तो ये इसी प्रकार की झिल्ली होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होती है ये सेमी परमिएबल झिल्ली होती है, या एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ये 2-3 पॉइंट ही आएंगे आपको, इससे ज्यादा इसमें से कुछ नहीं आएगा। किसमें पाई जाती है कोशिका झिल्ली? ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ के ऊपर की छाल होती है, फिर छाल के पास में एक पतला सा कवर भी होता है कि छाल में से हम उस कवर को अलग कर सकते हैं, सूखी लकड़ी में आपको अच्छे से देखने को मिल जाता है। तो वो जो पतला सा कवर होता है वही क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। हमारी स्किन में आप देखोगे, स्किन कहीं से छिल जाती है, कहीं से हमको कट लग गया, पतली से लेयर निकलती है, वो भी क्या होती है? हमारी कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, हमारी स्किन की डर्मेटोसाइट जो होती है, हमारी स्किन होती है, उसकी वो सेल मेम्ब्रेन होती है। हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, हमारी किडनी हो गई, हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन सभी में ये झिल्ली पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? ताकि ये हमारे उन अंगों को सुरक्षित रखे और उन अंगों की कोशिकाओं को भी ये सुरक्षित रखे, इसीलिए इसमें पाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारी फेफड़े होते हैं, फेफड़े के ऊपर की जो झिल्ली होती है, फेफड़ा, यहाँ पर हमें लिख देती हूँ अंग, और उस पर पाई जाने वाली झिल्ली, उस पर पाई जाने वाली झिल्ली, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पाई जाने वाली झिल्ली, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, और ज्यादातर फेफड़े का ही आता है। मैं आपको फेफड़े का बताती हूँ। सबसे पहला अंग है हमारा फेफड़ा, फेफड़े। फेफड़े, फेफड़े को फुफ्फुस भी कहा जाता है, फुफ्फुस, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है लंग्स, लंग्स। ठीक है, तो लंग्स, फेफड़े या फुफ्फुस, इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसका नाम है प्लूरा झिल्ली, प्लूरा झिल्ली, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा जो अंग है हमारा, न्यूरॉन है, न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी कि नर्व कोशिका। ये नर्व कोशिका कहाँ होती है? हमारे मस्तिष्क में होती है। तो हमारे मस्तिष्क पे या हमारी मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के ऊपर जो पाई जाती है झिल्ली, उसका नाम है मेनिंजिस, मेनिंजिस, मेनिंजिस झिल्ली, या मेनिंजिस मेम्ब्रेन। मेनिंजिस मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है। हार्ट या हृदय, हृदय के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसका नाम है कार्डियक झिल्ली, कार्डियक, कार्डियक झिल्ली, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है कार्डियक मेम्ब्रेन, कार्डियक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, जो ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, तो हमारे लंग्स के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसका नाम है प्लूरा झिल्ली, हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसका नाम है मेनिंजिस झिल्ली, और हमारे हृदय के ऊपर जो झिल्ली, हमारे हार्ट के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम है कार्डियक झिल्ली। ठीक है, ये ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पर आर्मी में तो मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको 100% मिलने ही वाला है, और एक ये वाला। ठीक है, तीन ही पॉइंट लिखवाए, और भी ऑर्गन्स है पर मैं आपको सिर्फ यही लिखवा रही हूँ क्योंकि इन्हीं के ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कोशिका झिल्ली हो गई है, सेल मेम्ब्रेन हो गई है, किसमें पाई जाती है? जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। किस प्रकार की होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, मतलब कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। और किस किस अंग पर कौन कौन सी झिल्ली होती है मैंने वो आपको बता दिया है। अगला जो अंग है हमारा कोशिका का, उसका नाम है कोशिका भित्ति। ठीक है, अगला जो अंग है हमारा उसका नाम है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल वॉल, सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है
ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ये किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट हो गया है इसका। सेकंड पॉइंट आप इसका लिख लेना। कार्य क्या है इसका भी आप कार्य लिख लीजिए। सुरक्षा, सुरक्षा का इसका कार्य सुरक्षा करना। ठीक है, लिख लो सुरक्षा करना। नेक्स्ट आप लिखना किसकी बनी होती है? तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और एक पॉलीसेकेराइड। जिसमें कार्बन की एक या दो इकाई होती है उसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं। एक ही इकाई होती है, मतलब जिसमें कार्बन की एक इकाई हो मोनोसेकेराइड, 2 से 10 इकाई हो डाइसेकेराइड, और जिसमें 10 से ज्यादा इकाई होती है कार्बन की उसको क्या कहा जाता है? पॉलीसेकेराइड। और सेल्यूलोज एक ऐसा ही कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 10 से ज्यादा कार्बन की इकाइयां होती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की ही बनी होती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो थी वो लाइपोप्रोटीन की बनी थी। उसमें क्या था? प्रोटीन था और वसा थी। लेकिन सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। नेक्स्ट आप इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि क्या लिखोगे? उसमें हमने लिखा था कि कहाँ कहाँ पाई जाती है? केवल जंतु पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ये केवल किसमें होती है? पादप कोशिका में। वो किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और ये किस प्रकार की कोशिका होती है? ये किस प्रकार की भित्ति होती है? पारगम्य। यहाँ लिख लीजिए आप, यह पारगम्य यानी कि परमिएबल होती है। ठीक है, परमिएबल होती है, परमिएबल। इसके बाद में इससे क्या क्वेश्चन पूछते हैं? इसके बाद इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बस ये 4 पॉइंट्स है जो आपको कोशिका भित्ति के बारे में पता होना चाहिए। इन पॉइंट्स के हिसाब से आप सारे क्वेश्चन टिक कर सकते हो। ठीक है, मेन पॉइंट तो यही पूछा जाता है कि किन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली पादप में भी होती है और जंतु में भी होती है। कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप में ही होती है, प्लांट्स में होती है। प्लांट में आपने हार्ड पोर्शन देखा होगा, और वही हार्ड पोर्शन क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, अब अगली जो चीजें पढ़ेंगे हम उसका नाम है कोशिका द्रव्य। ये पादप के अंदर और भी चीजें प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि यांत्रिक सहारा। ठीक है, किसी भी प्लांट में अगर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है तो वो किसके माध्यम से करवाया जाता है? कोशिका भित्ति में साथ यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाने का काम क्या होता है? कोशिका भित्ति का। मैकेनिकल सपोर्ट कैसा? जो प्लांट्स के अंदर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके अंदर हार्डनेस आती जाती है। वो हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कठोरता किसके माध्यम से होती है? वो कोशिका भित्ति की वजह से होती है। अगर प्लांट हार्ड रहेगा तभी तो सीधा खड़ा रहेगा, लचीला रहेगा तो इधर उधर हिलेगा और हो सकता है टूट भी जाए। तो उसमें जो हार्डनेस आएगी, जो कठोरता आएगी, वो कोशिका भित्ति के कारण आती है, जिसकी वजह से जो भी प्लांट्स रहते हैं, जो भी पौधे रहते हैं, पेड़ रहते हैं, वो आसानी से पूरी तरीके से खड़े रह सकते हैं। तो उसी को कहा जाता है यांत्रिक सहारा। तो ये सारी चीजें हो गई, कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, केंद्र कंप्लीट हो गया है। बचा है आपका कोशिका द्रव। और इसी कोशिका द्रव के अंदर जीव द्रव्य होता है, और उन्हीं जीव द्रव्य के अंदर सारे के सारे कोशिकांग होते हैं। 1 से 2 लेक्चर के अंदर ये वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेल वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 100% आपके इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप पूरे पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके साथ ही हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो
अगर आपको इतना समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें आप ट्रिकी अकेडमी के साथ में। और अगर आपको अपनी जीत हासिल करनी है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको डेली के वीडियो वगैरह मिलते रहेंगे। अभी हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं थी, पर अब कंटिन्यूअसली आपको रेगुलर सारा डेटा मिलता रहेगा, ठीक है? साइंस के साथ-साथ आपको जीके की भी क्लासेस मिलेंगी और मैथ्स, रीज़निंग की भी क्लासेस मिलेंगी, तो आपको बस सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और बने रहना है हमारे साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।